हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्लेटफॉर्म क्वांट वाले मनु सर। पीसीएस लेवल के आज पीपीएससी के सारे जो पजल्स आए थे आपके 2021 के एग्जाम के अंदर, सी सेट पेपर 2 के अंदर, वो सारे डिस्कस करूंगा मैं आज। बढ़िया और बेस्ट स्ट्रेटेजी के साथ करूंगा, सारी की सारी कंफ्यूजन आपको दूर हो जाएगी, सारा विद रीजन बताऊंगा सब कुछ। मजा आ जाएगा क्लास का। आज का पूरी क्लास में बने रहना, और जिन बच्चों का 2 महीने के बाद पेपर होना है, एग्जाम होना है, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। ऐसे क्वेश्चंस कैसे हैंडल किए जाते हैं सारा बताऊंगा मैं आपको। देखो, आप शुरू करेंगे आज की क्लास। हमने 29 क्वेश्चन इसके कर लिए थे, ठीक है। और ये हमारी एक एप्लीकेशन है, आप विजिट भी कर सकते हैं। सारे के सारे जो चैप्टर हैं बिल्कुल डेप्थ के अंदर ट्रिक के साथ करवा रखे हैं, क्वांट वाले मनु सर। एप्लीकेशन का जो नाम है, ठीक है, और इसको आप डाउनलोड कर लेना एप्लीकेशन को। जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही मेरी एप्लीकेशन का नाम है, तो वहां जाके आपने, ठीक है, ये कोर्सेज वगैरह सारे अलग अलग लेवल के कोर्सेज वगैरह आपको मिल जाएंगे हर एग्जाम के, और हर कॉम्बिनेशन के साथ, हर वैलिडिटी के अकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलो भैया स्टार्ट करेंगे। हमने 29 क्वेश्चंस कर लिए थे, 30 नंबर क्वेश्चन करेंगे जहां से आपके पजल शुरू होते हैं। और जो बच्चे फर्स्ट टाइम क्लास लगा रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे हम सीरीज शुरू कर चुके हैं। एक तो ऑल्टरनेट डे पे हमारी क्लास होती है, एक पीसीएस लेवल की क्लास होती है जैसे आज है, और उसके बाद कल होगी क्लास पूरे फुल सिलेबस की आपकी, ठीक है। उसमें पूरी की पूरी रिवीजन हो रही है, हर कॉन्सेप्ट की, हर टाइप की, ठीक है भाई। 29 क्वेश्चन हमारे हो गए थे। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके लिए। पजल है पीसीएस लेवल का। पीपीएससी के जो एग्जाम्स रहते हैं आपके पीपीएससी बोर्ड के, पीसीएस 2021 पेपर 2 सी सेट का पजल है, क्वेश्चन नंबर 30। इसमें क्या लिखा हुआ है? देयर आर 5 बॉयज, पी क्यू आर एस टी, 5 बॉयज हैं भैया, 5 बॉय हैं, पी क्यू आर एस टी, ठीक है। और उनका फेस साउथ की तरफ है, इसका मतलब बॉयज को इस तरह से बना लेते हैं, इनका फेस साउथ की तरफ है। ओके भैया, ये बॉयज हैं, राइट। गर्ल्स का जो फेस है वो पढ़ के देखोगे नॉर्थ की तरफ है, इधर की इधर हम लड़कियां बना लेते हैं, ठीक है। ये नॉर्थ की तरफ फेस है, इनका सभी का जो फेस है वो नॉर्थ की तरफ है, राइट है भैया। अब जो नॉर्थ होता है आपको पता है कि भैया नॉर्थ के इधर साइड पे राइट होता है, इस तरफ लेफ्ट होता है। और जो साउथ, जो बात करेंगे जिनका फेस साउथ की तरफ है, उसके हिसाब से इधर लेफ्ट होगा इधर राइट होगा। क्यों भाई, समझ में आई बात? लेफ्ट राइट चेंज हो जाते हैं। अब देखो, आप बात ध्यान से सुनना कि भैया यहाँ पर, ठीक है, ये लाइनें दे रखी हैं। कहता ए इज सिटिंग एट वन एंड ऑफ द लाइन, ए इज सिटिंग एट वन एंड ऑफ द लाइन। तो भाई मेरी बात सुनना, ध्यान से सुनना मेरी बात, सारी बातें ध्यान से सुनना हमारी। ए भैया यहाँ पर भी आ सकता है, ए लड़की है ना, बिल्कुल लड़की है। ए यहाँ पर भी आ सकता है, कैपिटल लेटर वाले लड़कियां हैं, और स्मॉल लेटर वाले बॉयज हैं। जो ए है वो आपका यहाँ भी आ सकता है, और यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर आएगा नहीं। क्यों? ये देखो, आप चौथी लाइन क्या लिखी हुई है, चौथी लाइन, टी इज ऑपोजिट टू सी हु इज जस्ट नेक्स्ट टू राइट ऑफ ए। सी राइट ऑफ ए है भैया। अगर मैंने ए को यहाँ पर बना दिया, तो इसके राइट साइड में उस तरफ कोई जगह ही खाली नहीं बचेगी, सी कहां पर आएगा? तो इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि ए की जो पोजीशन है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो हम बोलेंगे इस तरफ नहीं हो सकती। राइट मोस्ट एंड पे ए की जो पोजीशन है वो नहीं हो सकती मेरे भाई। इसको डिलीट कर देते हैं यहां से, ठीक है। जस्ट होल्ड ऑन। जो ए की पोजीशन है वो यहां पर नहीं हो सकती मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलो आगे चलेंगे। देखो आप, कहता भैया, कहता जो बी और आर है ना वो डायगनली ऑपोजिट बैठे हुए हैं। अब बी कैपिटल है, ए ने तो अपनी जगह ऑक्यूपाई कर ली है। अब डायगनली ऑपोजिट तो ये होता है, बी के ऑपोजिट में आर होगा, या तो ये वाला डायगनली ऑपोजिट होता है या ये वाला डायगनली ऑपोजिट होता है। सही है भैया, तो यही जगह बनेगी। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? कहता, ये देखो आप, T इज ऑपोजिट टू C लिखा हुआ था, चौथी लाइन के अंदर पढ़ो आप, T इज ऑपोजिट टू C। T सीधे विपरीत है, पंजाबी में लिखा हुआ है, T इज ऑपोजिट टू C। अब C के बारे में बोला, हु इज जस्ट नेक्स्ट टू राइट ऑफ ए, ए के बिल्कुल राइट में C है, C के ऑपोजिट में T है। ये वाली बात क्लियर हो गई है? क्लियर है, ठीक है। उसके बाद ये देखो, Q हु इज जस्ट नेक्स्ट टू लेफ्ट ऑफ S, ऑपोजिट टू E। अब सुनो, ध्यान से सुनना। अगर मैं मेरे भाई
एस को यहां बिठाता हूं तो क्यू को यहां पर आना पड़ेगा, तो क्यू के ऑपोजिट में मेरे को ई चाहिए, तो इसका मतलब एस यहां पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है बात, तो इसका मतलब ये हुआ एस को यहां पर आना ही पड़ेगा मेरे भाई, तो क्यू यहां पर आएगा। ठीक है, अगर क्यू यहां पे आ गया, एक ही बंदा बचा हुआ है, वो कौन है, वो पी है। और एस क्यू, क्यू किसके ऑपोजिट है, क्यू ई के ऑपोजिट है, तो क्यू क्यू अगर ई के ऑपोजिट है तो जो बचेगा, बचेगी लड़की डी, वो यहां पर आएगी। ये आपका मतलब पूरा अरेंजमेंट बन गया है। क्लियर होगी बात। अब क्वेश्चंस पे चलेंगे। क्वेश्चन क्या बोला है, कहता विच पेयर्स आर सिटिंग ऑपोजिट टू ईच अदर, सी डी आर टी क्या ऑपोजिट है, सी डी आर टी बिल्कुल नहीं है, ये आंसर नहीं हो सकता। ए सी एस पी है, नहीं है, क्योंकि सी के ऑपोजिट तो टी आएगा मेरे भाई। हमने इतना तो मेरे को याद है, ये लिखा हुआ है देखो, सी के ऑपोजिट, सी के ऑपोजिट में टी बैठा हुआ है। ठीक है, ये देखो आप थर्ड ऑप्शन चेक करेंगे, सी डी के ऑपोजिट में टी एस है, सी डी के ऑपोजिट में टी एस बिल्कुल है भैया, ये वाला पेयर आपका आंसर आ चुका है, थर्ड ऑप्शन आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ सी, सी के थर्ड राइट में कौन होगा मेरे भाई, सी के थर्ड राइट में बी होगा, बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, फर्स्ट ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है भैया, ओके भैया, ठीक है भैया, आर टी एस क्यू पी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज डायगोनली ऑपोजिट टू ईच अदर, ये तो अपना देखो डायगोनली ऑपोजिट में कौन बैठे हैं, डायगोनली ऑपोजिट में चेक कर लेते हैं। एक तो आर बी है, बी आर है और एपी है, बी आर और एपी, बी आर और एपी, एपी पड़ा हुआ है, देखो तीसरा ऑप्शन आंसर आ गया। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, आसान था। ये देखो आप काफी कंफ्यूजन डाल दिया इस क्वेश्चन के अंदर, कहता सी डी को इंटरचेंज कर दिया, पी टी को इंटरचेंज कर दिया, क्यू ई को इंटरचेंज कर दिया। पहले सीक्वेंस को यहाँ पे उठा के ले आते हैं, आर टी एस क्यू पी, यहाँ पे लिख लेते हैं आर टी आर टी एस क्यू पी, और उसके बाद वाला कौन सा है, उसके बाद वाला है अपना लड़कियों वाला ए सी डी ई बी, यहां लिख लेते हैं ए सी ई डी बी। ओके जी, बिल्कुल क्लियर है, ए सी डी ई बी आएगा, डी ई बी आएगा, डी ई बी आएगा, डी ई बी। ठीक है, अब उसने इंटरचेंज करने के लिए बोला है, लेकिन मैं इंटरचेंज करूंगा नहीं। दो तरीके होते हैं, एक तो इंटरचेंज करके कर लो, एक विदाउट इंटरचेंज भी कर लो। आप इंटरचेंज करके खुद कर लेना, मैं विदाउट इंटरचेंज बता देता हूँ कैसे करना है, टाइम तो बचाएंगे थोड़ा सा। देखो अब देखो, कहता भैया पूछा क्या है, कहता हु विल बी द सेकंड पर्सन टू द राइट ऑफ द पर्सन हु इज ऑपोजिट टू द पर्सन सेकंड टू द राइट ऑफ डी। पहले ये वाला हु पता करो कौन है, ये वाला हु पता करो कौन है ये बंदा, ऑपोजिट टू द पर्सन सेकंड टू राइट ऑफ डी। अब डी की पोजीशन इंटरचेंज हुई थी सी के साथ, तो मैं सी से शुरू करूंगा। ठीक है, इस डी का मतलब सी हो गया है, बात समझ में आ गई, क्योंकि इंटरचेंज हो गया। सी के सेकंड राइट में कौन है, सी के मेरे भाई सेकंड राइट में ई है, और ई के ऑपोजिट कौन है, ई के ऑपोजिट में क्यू है। अब क्यू इंटरचेंज हुआ था ई के साथ, वो तो ठीक है, यहाँ पे कोई भी बंदा आ जाएगा, मुझे तो लेफ्ट राइट ही देखना है। अब इस हु से पहले क्या लिखा हुआ है, हु से पहले सेकंड पर्सन टू द राइट ऑफ द पर्सन, राइट ऑफ दिस पर्सन, सेकंड टू द राइट, इसका राइट सेकंड राइट कौन होगा, इसका सेकंड राइट टी होगा। अब टी की इंटरचेंजिंग करी थी हमने, टी की पोजीशन इंटरचेंज किसके साथ करी थी हमने, पी के साथ करी थी, इसका मतलब पी आंसर आ गया। मेरी बात समझ में आई, तो इसका मतलब आंसर सेकंड ऑप्शन आ गया। समझ में आया भैया, इंटरचेंज आप यहीं से एज्यूम करके चल सकते हो, नहीं तो बना के कर लो, तब भी आपका आंसर वही आएगा। वो भी आपको बता देता हूं बना के कैसे करना है, बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आर को तो आर ही लिखूंगा मैं, आर को मैं आर लिख लेता हूँ, पीटी आपस में चेंज कर देता हूँ, एस की जगह पे एस लिख लेता हूँ, क्यू की जगह पे कैपिटल ई हो जाएगा, और यहाँ पर क्यू आ जाएगा, और पी की जगह पे यहाँ पर टी आ जाएगा। मैंने इंटरचेंज कर दिया, बी अपनी जगह पे है और डी और सी इंटरचेंज हो गए हैं। ये कहानी उसने हमें बोली थी। अब भैया सी सेकंड टू द राइट ऑफ डी बोला, डी के सेकंड राइट में कौन है, क्यू है, क्यू के ऑपोजिट में कौन है, ई है, ई के सेकंड राइट में कौन है, पी है। आपका आंसर वैसे भी आ जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, नेक्स्ट वाला पजल देखो क्या है। समझ में आ गया होगा भैया, समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको
ये तरीका अच्छा लगा तो भैया ठीक है। अब देखो 34 35 में क्या है, पीसीएस लेवल की सीरीज चल रही है, आपके जितने भी पीवाईक्यू हैं वो सीरीज चल रही है, और पजल के क्वेश्चंस जो है वो लेके आया हूँ आज की क्लास में आपके। देखो अमित, भरत, चंदन, दिनेश, ईश्वर, फर्गूसन। फर्गूसन फॉरेन कंट्री से आया भैया, 5 बाकी इंडियन है। आर कजन्स, ठीक है, नन ऑफ देम सेम एज बट ऑल ऑफ देम हैव बर्थडेज। 17 ईयर ओल्ड का बंदा है सबसे छोटे वाला, बना लेते हैं भाई, यहाँ पे बना लेते हैं, इधर ही बना लेते हैं इसको यार, क्वेश्चन ही देख लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल बोला, यहीं पर बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 और 6। सबसे छोटा 17 ईयर का है, सबसे बड़ा 22 साल का है। आगे बढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है, जो 22 साल वाला बंदा है वो कौन है, वो ईश्वर है भैया। ईश्वर सब जगह है, ईश्वर तो सब जगह है, ये ईश्वर होगा। ओके ठीक है बात, बिल्कुल ठीक है बात, कोई दिक्कत नहीं है। हु इज एल्डेस्ट हो गया। फर्गुसन कहता ना भरत और दिनेश के बीच में रहेगा, जो फर्गुसन है वो भरत और दिनेश के बीच में रहेगा, कैसे भी हो। मेरी बात समझ में आई, वो कैसे भी हो इस तरह से रहेगा वो। फर्गुसन यहाँ पे लिख लेते हैं, बी और डी के बीच में रहेगा मेरे भाई, ठीक है भाई, ठीक है। गैप जितना मर्जी हो सकता है, रहेगा बी और डी के बीच में, ना तो ये दोनों से बड़ा हो सकता है ना दोनों से छोटा हो सकता है, ये मतलब है इसका। आगे बढ़ेंगे, कहता भैया जो ए है वो बी से बड़ा है, जो सी है वो डी से बड़ा है। ये भी याद रख सकते हैं, बड़े आसान सा डाटा दिया हुआ है, जो सी है वो डी से बड़ा है ना, जो ए है मेरे भाई वो बी से बड़ा है, ठीक है भैया। अब कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल। फर्गूसन फर्गूसन 3 ऑप्शन में है, देखो भाई फर्गूसन 3 ऑप्शन में है, ये 22 साल का बंदा है। अब अगर मैं देखूं भैया, ये 21 साल का बंदा है, 21 तो कोई ऑप्शन में है ही नहीं है, ठीक है, 20 साल का, तो मैं फर्गूसन से उठा लेता हूं। भैया देखो, अगर मैं फर्गूसन को 20 साल मान लेता हूं, अगर मैं फर्गूसन को 20 साल का मान लेता हूं मेरे प्यारे बच्चे, तो फर्गूसन हमें पता है कि बी और डी के बीच में, यानी फर्गूसन के ऊपर की तरफ ये वाला बंदा या तो बी होगा या डी होगा, दोनों में से कोई एक बंदा तो होगा ही होगा, है ना। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी नहीं आएगा, एक बंदा तो आएगा ही आएगा। अब ये देखो क्या बात बोल रहा है, कहता चाहे वो बी हो, भरत हो, चाहे वो दिनेश हो, है ना, दोनों से बड़ा कोई ना कोई तो एक बंदा है ही है। दिनेश के ऊपर भी एक बंदा आएगा ही आएगा, भरत के ऊपर भी एक बंदा आएगा ही आएगा। यहाँ बताओ क्या जगह बच रही है अपने पास, ऊपर तो ईश्वर है भैया, सबसे ऊपर तो ईश्वर बैठे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे ये वाला नंबर पॉसिबल नहीं है। सीधा सीधा आपका चौथा ऑप्शन आंसर आ गया, बस ठीक है भैया। मैंने फर्गूसन उठाया क्योंकि 3 ऑप्शन में था, तो इसलिए फर्गूसन पहले वाले जो मैंने पहला चेक किया 20 साल वाला, वही वाला आंसर निकल आया, ठीक है। तो आंसर क्या बन गया भैया, जो मतलब नॉट पॉसिबल है, चौथा ऑप्शन बन गया। अगले क्वेश्चन पे चलूंगा मैं। अगले क्वेश्चन में कहता है भरत की उम्र अगर मैं 17 ईयर ओल्ड मान लेता हूं, भरत की एज को मैं अगर 17 ईयर ओल्ड मान लेता हूं, यानी सबसे छोटा, अगर मैं भरत को यहां पे रखता हूं, ईश्वर तो सबसे ऊपर रहने हैं भैया, ठीक है। क्वेश्चन डालने वाले ने भी ध्यान से डाला है क्वेश्चन, भैया ईश्वर को सबसे ऊपर रखना है, नहीं तो ईश्वर नाराज हो जाएंगे, है ना, ठीक है। ठीक है, अब देखो, आप कहता है भैया दिनेश और चंदन की रिस्पेक्टिवली एज क्या होगी, दिनेश और चंदन की। अब देखो इसमें भी 3 ऑप्शन में 18 18 दिया हुआ है मेरे भाई, दिनेश को 18 पे लेके चलता हूं पहले मैं, क्या पता दिनेश 18 का हो ही ना पाए। ये देखो आप, दिनेश 18 18 पे लगा हुआ है। दिनेश की अगर मैं एज, दिनेश की एज को अगर मैं 18 साल मान लूं मेरे भाई, अगर ये 17 है ना तो ये 18 है, क्योंकि देखो ये बड़ा ऑब्वियस आंसर है, डी और बी इकट्ठे हो गए हैं। अब डी और बी इकट्ठे पॉसिबल ही नहीं है मेरे भाई, डी और बी के बीच में फर्गूसन का आना बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी था, तो फर्गूसन यहाँ पे आ नहीं पाएगा, तो इसका मतलब दिनेश 18 साल का हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। ना तो पहला आंसर हो सकता, ना तीसरा आंसर हो सकता, ना चौथा हो सकता, तो आंसर क्या आएगा मेरे भाई, सेकंड ऑप्शन आएगा। दिनेश की एज 18 हो नहीं सकती भैया, समझ में आई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। 5 अपने को इसके कंक्लूजन या स्टेटमेंट दे दिए मेरे को 5, और क्वेश्चन पढ़ेंगे एक बार, क्या है देखो आप, क्वेश्चन में ये बोल दिया गया है इसके अंदर, कहता है चूज ऑप्शन विच इंडिकेट्स वैलिड आर्गुमेंट दैट इज व्हेन थर्ड स्टेटमेंट जो है वो पहले 2 स्टेटमेंट को मान के कंक्लूजन होगी, मतलब तीसरा कंक्लूजन होगा। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है ना मेरे पास, तो मैं डी और बी,
डी और ई को मैं स्टेटमेंट में उठाऊंगा और कंक्लूजन में बनाना चाहूंगा बी को, ये मतलब है क्वेश्चन का। तो पहला ऑप्शन उठाने लगा हूं मैं, डी ई बी उठाने लगा हूं। देखो डी ई बी, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, डी ई बी। डी का मतलब क्या है, ऑल फोर्स आर थ्रीज। डी का मतलब ऑल फोर्स आर थ्रीज, ठीक है। ई का मतलब क्या है, ऑल टूज आर थ्रीज। लो भैया, कहता बी का मतलब क्या है, बी का मतलब है ऑल टूज आर फोर्स, ऑल टूज आर फोर्स। नो भैया, ये आंसर नहीं होगा, मैं तो नहीं लगाऊंगा इसको आंसर। ए सी ई उठाएंगे, क्या ए सी ई पॉसिबल है? ए का मतलब मैनी वंस आर थ्रीज, ए का मतलब मैनी वंस आर थ्रीज। सी का मतलब क्या है, सी का मतलब अ फ्यू वंस आर टूज, फ्यू वंस आर टूज, ठीक है। और ई का मतलब क्या है मेरे भाई, ऑल टूज आर थ्रीज। नो भैया नो, ये भी आंसर नहीं है। तीसरा ऑप्शन उठाएंगे फटाफट, सी ई ए उठा लेंगे। सी ई ए, सी क्या बोल रहा है, सी ई ए, सी क्या बोल रहा है, फ्यू वंस आर टूज। ई क्या बोल रहा है भैया, ऑल टूज आर थ्रीज, ठीक है। और ए क्या बोल रहा है भैया, कहता कुछ वन जो है वो तीन है। बिल्कुल ठीक बात बोल रहा है भाई, बिल्कुल ठीक बात बोल रहा है। तो आंसर मैं क्या लगा दूंगा, सीई ए लगा दूंगा। सिलोजिज्म का क्वेश्चन है बहुत बढ़िया वाला। तीसरा ऑप्शन आंसर आपका आ जाए। समझ में आई बात तो बता दो भैया, समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट वाले पजल पे चलते हैं। ये देखो भैया, स्टेटमेंट कंक्लूजन है, ऐसे क्वेश्चन की बड़ी डिमांड है। देखो, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉलोइंग फॉलोज लॉजिकली फ्रॉम द स्टेटमेंट्स, कहता इंडिया विल टॉक ओनली इफ टेररिस्ट आर हैंडेड ओवर। कहता अगर टेररिस्ट को हैंड ओवर किया जाएगा तभी बात होगी, बात तभी होगी टेररिस्ट को हैंड ओवर किया जाएगा। देखो बेटे, ऐसी स्टेटमेंट के ना कई मतलब निकलते होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि भाई अगर आपको भूख लगी तो आप खाना खाओगे, ये तो नहीं बोला आप खाना ही खाओगे, है ना। अगर भूख लगी तो आप खाना खाओगे, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने खाना खाया तो आपको पक्का भूख लगी होगी, ये पक्का सही है भैया। अगर आपने खाना खाया, अगर आपको भूख लगी तो आप खाना खाओगे। अगर आपने खाना खाया तो इसका मतलब आपको भूख लगी होगी। अब देखो पहले वाला क्या बोल रहा है, टेररिस्ट आर हैंडेड ओवर, क्या इंडिया समझौता करेगा? टेररिस्ट हैंड ओवर कर दिए हैं, इंडिया विल टॉक। भैया देखो, हैंड ओवर कर दिए हैं, काम खत्म हो गया। उन्होंने तो यही बोला था कि भैया आप मुझे टेररिस्ट जो है हैंड ओवर कर दो, तभी बात हो पाएगी कोई ना कोई। अब उन्होंने भैया टेररिस्ट हैंड ओवर कर दिए हैं, क्या इंडिया बात करेगा? इंडिया को क्या बात करनी है? ठीक है। अब बात तो शुरू तो सामने वाला बंदा ही करेगा। एक बात तो ये होगी, वो भी एक तरह का मतलब रीजन बन गया है। दूसरा क्या है, मैंने आपको यही समझाया कि अगर भूख लगी है तो खाना खाया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर खाना खा लिया उसने, इसका मतलब उसको पक्का भूख लगी होगी। वैसा वर्षा फॉलो नहीं करेगा, मतलब 100% कंक्लूजन नहीं बनेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में आंसर नहीं लगाऊंगा मेरे भाई। सेकंड वाले में कहता है इंडिया बात नहीं करेगा, उसका मतलब क्या है कि टेररिस्ट हैंडओवर नहीं हुए हैं, ऐसा नहीं है। अगर भैया टेररिस्ट हैंडओवर नहीं होंगे तो भी बात की जा सकती है। बात मतलब समझौता नहीं होगा, लेकिन बात तो करेगा ना भाई, आपने हैंड ओवर क्यों नहीं किया, किसी बात पे तो बात होगी। या फिर कोई अटैक होगा किसी बात का, है ना। तो मतलब ऐसा तो नहीं है मतलब कि हैंड ओवर किया नहीं और इंडिया चुप बैठेगा, ये मतलब है इसका। चुप नहीं बैठेगा भैया, ठीक है, चुप नहीं बैठेगा। तो ये आंसर नहीं होगा, वैसे भी नोट आ गया है, ठीक है। इंडिया विल टॉक चाहे टेररिस्ट हैंडओवर ना हो, ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। चौथा ऑप्शन आंसर आ गया। कहता है इंडिया विल टॉक, इंडिया ने बात करी, इसका मतलब ये हुआ कि भैया हैंड ओवर हो गया है, टेररिस्ट हैंड ओवर हो गए हैं, इसका मतलब इंडिया ने बात, इंडिया ने अगर बात कर ली है इसका मतलब हैंड ओवर हो गए होंगे। आपने खाना खा लिया है, इसका मतलब आपको भूख लगी होगी। बस ये मतलब आप समझो कि चलो, आपको समझ में आ जाएगा। चौथा ऑप्शन इसका आंसर बन जाएगा। 38 पे चलो गया। एट ए बफेट 6 स्वीट्स आर अरेंज्ड इन सर्कुलर ऑर्डर, सर्कुलर ऑर्डर बनाते हैं भैया। 6 स्वीट्स है भैया, 6 स्वीट्स को अरेंज किया गया है। 6 स्वीट्स को अरेंज कुछ इस तरह से कर देते हैं, कुछ इस तरह से, ठीक है। ठीक है, कहता है भैया बर्फी इज ऑपोजिट टू हलवा। कहीं भी बना देते हैं, ये हलवा बना लेते हैं, ये बर्फी बना देते हैं, ये एक दूसरे के ऑपोजिट में है, ठीक है। देयर इज वन स्वीट बिटवीन लड्डू एंड जलेबी।
लड्डू और जलेबी के बीच में 1 स्वीट है। गुलाब जामुन राइट ऑफ हलवा, इसको हम एक काम करते हैं, फेस अंदर की तरफ ले लेते हैं, तो हलवा के राइट में कौन है? गुलाब जामुन है। हलवा के राइट में, हलवा सॉल्यूशंस भी तो होते हैं, हलवा सॉल्यूशंस बहुत ही आसान सॉल्यूशन। हलवा के राइट में गुलाब जामुन है। अब कहता लड्डू, लड्डू और क्या बोला, जलेबी, लड्डू और जलेबी, लड्डू और जलेबी के बीच में एक बंदा बैठा हुआ है। अब सुनो बात, अब सुनो बात, यहां पर इस पोजीशन पे लड्डू और जलेबी में से मेरे भाई कोई भी नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि बर्फी यहां पर है, यहां पर गुलाब जामुन है, एक एक छोड़ के जगह खाली नहीं है। तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि लड्डू और जलेबी अपनी ये वाली जो जगह है वो ऑक्यूपाई कर लेंगे। ठीक है भाई। एक जो कहता है रसगुल्ला, रसगुल्ला इज वन ऑफ द स्वीट्स, बंगाली वाले क्या बोलते हैं भैया, रसगुल्ला, रसगुल्ला आया, रसगुल्ला, यहाँ पे रसगुल्ला आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, पूछा गया है विच स्वीट इज 2 प्लेसेस अवे टू द लेफ्ट ऑफ गुलाब जामुन। अब ये लेफ्ट है, तो इस तरफ गुलाब जामुन के सेकंड लेफ्ट में कौन है भैया? रसगुल्ला। रसगुल्ला का मतलब 38 का सेकंड ऑप्शन आंसर आ गया, रसगुल्ला, रसगुल्ला। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्या बात है? A team of 3 is to be selected from 6 persons. पवन, श्रवण, राघवन बना लेते हैं, यहाँ पर भैया लिख लेते हैं, भैया नाम पढ़ने की जरूरत नहीं है। PSRADB कहता if one of पवन and श्रवण is selected, other must not be selected. अगर मेरे भाई, अगर पवन में, पवन और श्रवण में क्या होगा ना, अगर पवन को सिलेक्ट कर लिया श्रवण नहीं आ पाएगा, अगर पवन को सिलेक्ट, अगर श्रवण को सिलेक्ट कर लिया तो पवन नहीं आएगा, दोनों में से एक बंदा आएगा। ठीक है, कहता है वन ऑफ राघवन और धवन, अगर राघवन, अगर राघवन और धवन में से एक बंदा सिलेक्ट आपने नहीं किया तो दूसरा भी सिलेक्ट नहीं होगा मेरे भाई। अगर एक को सिलेक्ट नहीं किया ना तो दूसरा भी सिलेक्ट नहीं होगा, इसका मतलब दोनों या तो आएंगे या नहीं आएंगे। क्योंकि भाई अगर मान लो आपने धवन को सिलेक्ट नहीं किया, इसका मतलब राघवन भी नहीं आ पाएगा, अगर राघवन को सिलेक्ट नहीं किया तो धवन भी नहीं आ पाएगा, या तो दोनों नहीं आएंगे या दोनों आएंगे। अब सुनो बात, कहता इफ अमन नॉट सिलेक्टेड, 3 की हमें टीम बनानी है, 3 लोगों की टीम बनानी है। अगर भैया बोल रहा है कि अमन को मैंने सिलेक्ट नहीं किया, अमन का कांटा लगा दो भैया, अमन का कांटा लगा दो मेरे भाई, अमन को लगा दो कांटा। पी और एस में से एक को लगा दो कांटा, एक को लगा दो सही, कर दो कांटा और सही, मतलब एक आएगा एक नहीं आएगा। तो पी और एस में से मेरे भाई एक आएगा एक नहीं आएगा। बचे मेरे पास 2, और इधर कितने लेटर बचे हैं मेरे पास? इधर बचे हैं मेरे पास आर डी बी। इन तीनों में से मुझे 2 चुनने हैं, तो भैया क्या आप आर और डी में से किसी एक को छोड़ सकते हो? नहीं छोड़ सकते। तो इसका मतलब आर और डी आएंगे ही आएंगे, आर और डी तो आएंगे ही आएंगे। तो इसका मतलब राघवन वाला जो बंदा है वो मस्ट बी सिलेक्टेड होगा, तीसरा ऑप्शन आंसर आएगा। समझ में आई बात? बात समझ में आई? अगर आप पी और एस में से किसी एक को भी सिलेक्ट नहीं करते हो, मान लो आपने बी को सिलेक्ट कर लिया, बी को आपने सिलेक्ट कर लिया तो भी आर डी आएंगे, तो भी आर और डी आएंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट वाला देखो क्या है, ये देखो आप, इसमें क्या दे दिया, इसमें क्या लिखा है देखो। ये पजल, ऐसे पजल ना मैं आपके स्पेशल क्लास एक और लेके आऊंगा आपके लिए। ये वाला पजल देखो पीसीएस में आ रखा है, देखो पढ़ते हैं इसको क्या लिखा हुआ है। कहता है पवन, श्रवण, चरण, तरुण, किरण आर टॉप 5 रैंकर्स इन ए क्लास, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। उनकी हाइट भी है और उनके रैंक भी हैं। तो 3 वेरिएबल तो मेरे पास यहाँ पे आ गए हैं। अगर मेरे भाई, अगर 3 वेरिएबल यहाँ पर आ गए हैं ना, अगर यहाँ पर 3 वेरिएबल आ गए हैं तो मैं यहाँ पर एक चार्ट बनाने लगा हूं। थोड़ा सा बड़ा सा बना लेते हैं। यहाँ पर चार्ट बना लेते हैं, बिल्कुल सीधी सीधी लाइन लगा के। 3 वेरिएबल का चार्ट बनाना है, यानी मैं यहाँ पे क्या करने लगा हूं, मैं यहाँ पर 3 कॉलम बनाने लगा हूं, 3 कॉलम बना रहा हूं मैं।
और 5 रोज बना रहा हूँ। बात समझ में आई? 5 मैंने रोज बना लिया, 3 मैंने कॉलम बना लिया। ये लो भैया, ये लो, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ये हाइट है, ये रैंक है, ठीक है, ये नेम है उनके। एक काम बात ध्यान से समझ लेना, रैंक 1 का तो सबको पता है कि वो टॉपर होता है। हाइट वाइज मैं क्या कर रहा हूं, मैं हाइट वाइज क्या कर रहा हूं, जिसकी हाइट सबसे ज्यादा है उसको रैंक, उसको भी हाइट में भी 1 ही ले रहा हूं मैं, उसको जिसकी हाइट सबसे ज्यादा है। या 5 इंच कर लेते हैं, 5 4 3 2, वो समझ में आएगा आपको, ठीक है। जिसकी हाइट मेरे भाई सबसे ज्यादा है, हाइट सबसे ज्यादा, मान लो 5 हाइट वाला बंदा है तो वो सबसे लंबा है, उसको टॉलेस्ट मान लेता हूं, ठीक है। और रैंक वाइज जो 1 नंबर रैंक है, जिसका जिसका रैंक 1 है, उसको टॉपर मान लेता हूं। ये बात थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, अपने हिसाब से चल पड़ो यार, कोई बात नहीं है। अब पढ़ेंगे आगे, देखो क्या लिखा है। कहता है टॉलेस्ट पर्सन 4th रैंकर है। टॉलेस्ट मतलब हाइट वाइज 5 हाइट है, जिसकी जिसकी 5 हाइट है ना, वो जिसकी 5 हाइट है वो 4th रैंकर है। जिसकी हाइट 5 है, जो सबसे लंबा है, ये सबसे लंबा है, उसका रैंक कितना है, 4 नंबर है, ठीक है। उसके बाद किरण इज सेकंड रैंकर, अगली लाइन में लिखूंगा सेकंड रैंकर वाली बात होगी, ये किरण है, ठीक है। उसके बाद ये सबसे आसान तरीका होता है इसको बनाने का, और जितने मर्जी ये सब में आप उलझोगे उलझोगे, ये सबसे आसान तरीका होता है, ठीक है। सेकंड रैंकर, अगर तो 2 वेरिएबल होते हैं तो मैं उसमें टिक क्रॉस मेथड यूज करता हूं, अगर वेरिएबल 2 से ज्यादा होते हैं खाली बॉक्स ड्रॉ करता हूं। तरुण इज टॉलर देन एटलीस्ट 2 पर्सन। भैया तरुण इज टॉलर देन एटलीस्ट 2 पर्सन, मतलब तरुण की जो हाइट होगी ना, तरुण की जो हाइट होगी, हाइट की बात कर रहा हूं, तरुण की जो हाइट होगी ना, वो या तो 5 होगी, या वो 4 होगी, या वो 3 होगी, क्योंकि तरुण कम से कम 2 लोगों से लंबा है। एंड इज थर्ड रैंकर। लो भैया, तरुण का रैंक दे दिया मेरे को, हाइट नहीं दी, ध्यान रखना, तरुण का रैंक 3 नंबर दे दिया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, शॉर्टेस्ट पर्सन, जिसकी हाइट 1 है, जिसकी हाइट 1 है, वो फर्स्ट रैंकर है। जिसकी हाइट 1 है वो फर्स्ट रैंकर है, सबसे छोटी हाइट फर्स्ट रैंकर है, बट ही इज नॉट चरण। श्रवण इज टॉलर देन ओनली 1 पर्सन। अगर श्रवण सिर्फ एक ही बंदे से लंबा है, तो श्रवण की जो हाइट होगी ना वो 2 होगी। सबसे छोटे की हाइट तो 1 है, तो श्रवण की जो हाइट है वो 2 होगी। अगर श्रवण की हाइट 2 होगी तो श्रवण यहां पर आएगा और कहीं आ नहीं सकता भैया, ठीक है। यहाँ श्रवण नहीं आएगा, यहाँ 2 हाइट वाला नहीं है, यहाँ पे 1 हाइट वाला नहीं है, यहाँ पे तरुण बैठा हुआ है, तो श्रवण 2 नंबर में आएगा। पिछली लाइन क्या बोली थी, कहता शॉर्टेस्ट पर्सन फर्स्ट रैंकर है बट चरण नहीं है वो। शॉर्टेस्ट पर्सन फर्स्ट रैंकर है बट चरण नहीं है, तो चरण यहाँ पर आएगा। अगर चरण यहाँ आया, यहाँ पे पवन आएगा। ये लो भैया, नाम तो डिसाइड हो गए हैं। अब उसने क्या बोला था, तरुण की जो हाइट है, या 5 होगी, वो हो नहीं सकती, 4 होगी, वो हो सकती है, या 3 होगी। अब 4 और 3 में से तरुण की हाइट किरण से ज्यादा है, इसका मतलब मेरे भाई तरुण की हाइट किरण से ज्यादा है, तो इसका मतलब तरुण की हाइट होगी 4 और किरण की जो हाइट होगी 3, क्योंकि तरुण किरण से लंबा है। ये बन गया, और ये 5 रैंक बन गया। ये चार्ट बनाना आसानी से, आप खुद ही देखो कहीं पे कोई दिक्कत आई है, आप फास्ट बना लोगे। ये मैंने समझाने के लिए थोड़ा स्लो बनाया, आपको समझाने के लिए। क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो क्या, हु इज फोर्थ रैंकर। फोर्थ रैंक किसका है, 4 रैंक चरण का होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर आ गया, फर्स्ट ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट, हाउ मेनी पर्सन आर टॉलर देन पवन। पवन से लंबे कितने लोग हैं। पवन का भैया रैंक हाइट वाइज 1, पवन की हाइट 1 है। अगर पवन की 1 हाइट है तो पवन, सारे लोग पवन से लंबे ही हैं, तो 4 लोग पवन से लंबे होंगे, 4 लोग पवन से लंबे होंगे, इसका मतलब आंसर डी ऑप्शन आ जाएगा। बात समझ में आई भैया। हाउ मेनी पर्सन आर टॉलर देन पवन। पवन की हाइट 1 ली है हमने, तो 4 लोग पवन से लंबे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, कहता देर आर 5 रूम्स इन माई हाउस। एक हॉल है, एक किचन है, एक स्टडी रूम है, एक बेडरूम है, एक डाइनिंग रूम है, ठीक है। देयर इज 1 लाइट इन ईच रूम। एक लाइट है। वेन एवर, कहता अगर मैं किचन की लाइट को ऑन करता हूं तो द स्टडी रूम लाइट इज ऑफ, तो स्टडी रूम की लाइट को ऑफ करना पड़ेगा। अगर मैं किचन की लाइट को
ऑन करता हूं, अगर मैं किचन की लाइट को ऑन करता हूं तो स्टडी वाले को बंद करना पड़ेगा। मतलब दोनों इकट्ठी बोलेंगे, दोनों इकट्ठी ऑन नहीं कर सकते। ठीक है, वेन एवर स्टडी रूम लाइट इज ऑन, हॉल लाइट हैज टू बी ऑन। अगर मैंने स्टडी रूम की लाइट को ऑन किया तो उससे पहले मेरे को हॉल की लाइट को ऑन करना ही पड़ेगा। ये मस्ट वाला केस है, ये मस्ट वाला केस है। अगर मैंने स्टडी रूम को किया तो उससे पहले मैं हॉल को स्विच ऑन करना ही पड़ेगा। हाँ, बट ये नहीं है कि अगर आपने हॉल को ऑन किया तो स्टडी को ऑन करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। हॉल को इंडिपेंडेंटली आप ऑन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन क्या बोल रहे हैं, अगर स्टडी को ऑन किया उसके लिए हॉल को ऑन होना जरूरी है। ठीक है, एक लाइन और बच गई है। कहता है अगर मैं डाइनिंग रूम की लाइट को ऑन करता हूं तो किचन लाइट भी ऑन होनी चाहिए। अब सुनो, कहता है भैया क्वेश्चन क्या बोला, डाइनिंग वाले और किचन का लिंक है आपस में, डाइनिंग का किचन के साथ लिंक है। ठीक है, अगर डाइनिंग ऑन है किचन ऑन है, हाउ मेनी लाइट्स एट मोस्ट कैन बी ऑन साइमल्टेनियसली, इकट्ठे कितनी लाइट को मैं ऑन कर सकता हूं। देखो मेरे भाई, ये देखो ये दोनों तो ऑन है, अगर डी को ऑन किया तो के को ऑन है। मैं मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैंने डी को ऑन किया, मैंने के को ऑन कर दिया, ठीक है, ओके। बेडरूम का जिक्र कहीं पे भी नहीं हो रहा है, बेडरूम को तो आप ऑन कर ही दो, आप मैक्सिमम करना है। अब एच और एस की बात हो रही है, ये देखो इसमें मैंने आपको क्या बोला था, इसमें मैंने ये बोला था कि अगर आपने स्टडी रूम को ऑन किया तो आपका जो हॉल वाली लाइट है उसको ऑन करना ही पड़ेगा। तो भैया अगर स्टडी रूम को मैं ऑन यहाँ पे कर नहीं पाऊंगा, अगर मैंने स्टडी रूम को ऑन कर दिया तो के को भी बंद करना पड़ेगा, के को बंद करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, तो वहां पे मैक्सिमम केस नहीं बनेगा। आप हॉल की लाइट को ऑन कर दो, स्टडी को ऑफ कर दो, आप स्टडी वाले को ऑफ कर दो, आप हॉल को इंडिपेंडेंटली ऑन कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या आएगा भैया, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। 4 लाइट पॉसिबल है, मैक्सिमम इकट्ठी ऑन कर सकते हो। ये देखो अब आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। कहता भैया 7 पर्सन है फैमिली में, ए बी सी डी, 7 पर्सन है, ए बी सी डी ई एफ जी, ओके। देयर आर 2 मैरिड कपल्स हैं, 2 मैरिड कपल हैं। जी इज हाउस वाइफ, सी इज वाइफ ऑफ बी, ए इज ग्रैंड डॉटर ऑफ जी, सी इज वाइफ ऑफ बी, सी इज वाइफ ऑफ बी, ओके। ए इज ग्रैंड डॉटर ऑफ जी। पहले मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ए इज ग्रैंड डॉटर ऑफ जी, मतलब 2 जनरेशन होंगी, एक यहाँ जनरेशन होगी, एक यहाँ पे जनरेशन होगी। ए इज ग्रैंड डॉटर ऑफ जी, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। डी इज फादर इन लॉ दिया हुआ है, एक ऊपर लाइन दी हुई है अपने को, जी इज हाउस वाइफ, जी इज हाउस वाइफ दिया हुआ है, यानी जी लेडी है। अगर जी लेडी है, ठीक है, जी लेडी हो गई है, ठीक है, ओके है। उसके बाद देखो अब मैरिड कपल 2 हैं, ध्यान रखना इसके अंदर। सी इज वाइफ ऑफ बी बोला उसने, वो हमने लिख लिया ऊपर। ए ग्रैंड डॉटर है जी की। डी इज फादर इन लॉ ऑफ सी, इसको कैसे बनाएंगे, डी इज फादर इन लॉ ऑफ सी, 2 मैरिड कपल हैं। इसका मतलब भैया एक तो जो कपल है ना वो ये वाला हो गया, ठीक है। अब डी फादर इन लॉ है सी का, एंड फादर ऑफ ई भी बोला उसने, डी ई का भी फादर है। देखो मेरे भाई, अभी मैरिड कपल की बात हो रही है, ये मैरिड कपल तो हो गया, इनमें तो ई है ही नहीं, तो ई का फादर कौन है। एक और आगे आगे भी पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। कहता एफ इज एज ब्रदर, एफ इज एज ब्रदर, मैं यहाँ पे एफ बना लेता हूँ, एफ इज एज ब्रदर बना लेता हूँ, ठीक है, ओके। एंड बी इज सन, जो एफ है वो बी का सन है। लो भैया यहां से बनना शुरू हो गया आपका, मैं यहाँ पे बी को बना लिया, ठीक है। बी की वाइफ कौन है, सी है, बी की वाइफ कौन है, सी है। इसका मतलब इन दोनों के ये बच्चे हैं, इन दोनों के बच्चे हैं ये वाले, ठीक है, ओके है, ठीक है। उसके ऊपर देखो क्या था, डी फादर इन लॉ है सी का, सी का फादर इन लॉ है डी। अब सी का फादर इन लॉ डी है अगर, और ए ग्रैंड डॉटर थी जी की, जो ए की मम्मी या डैडी ये हुए, तो डैडी जी का भी हस्बैंड होगा। जी का हस्बैंड कौन होगा, ये देखो क्या लिखा था, डी इज ग्रैंड फादर, डी इज फादर इन लॉ ऑफ सी, सी का फादर इन लॉ है, सी का फादर इन लॉ है, तो भैया सी का फादर इन लॉ कौन होगा, जी का हस्बैंड। तो जी का हस्बैंड कौन हुआ यहाँ पे, डी हो गया, जी का हस्बैंड डी हो गया, डी फादर इन लॉ है। आई बात समझ में भाई,
ठीक है। इन दोनों का जो बच्चा है वो बी है, मतलब इन दोनों का जो सन है वो बी है, बी के आगे ये हो गया, ठीक है। ओके ओके, और कुछ क्या रह गया देख लो आप। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई रह गया। ई के बारे में कुछ लिखा है, ये देखो आप। डी इज फादर ऑफ ई भी बोला था, डी ई का फादर है। अगर डी ई का फादर है तो जो ई होगा वो बी का साथ रिलेशन होगा उसका, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ इज बी रिलेटेड टू ई। लो भैया, बी ई का भाई होगा, भाई ब्रदर, ब्रदर होगा, नन ऑफ दी अबव आंसर है। समझ में आया भैया, डिटेल में समझा रहा हूं इसलिए आपका आंसर, इसलिए आपको, मतलब अगर आप खुद बनाओगे ना तो जल्दी बन जाएगा ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ओके, क्लियर हो गया तो बताओ भैया, कोई डाउट है तो बता दो, ठीक है। कमेंट कर देना अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है, कमेंट कर देना। अगर मैं इसको फास्ट बनाना होता ना, सारे 2-3 लाइनें उठाता बन जाता। ये देखो क्या लिखा है, सी वाइफ है, सी क्या है, अगर मैं शॉर्ट में बनाना, इन शॉर्ट बनाना हो, सी वाइफ है किसकी, बी की, ठीक है। अब ये देखो क्या लिखा है, डी फादर इन लॉ है सी का, अगर डी सी का फादर इन लॉ है तो बी का जो फादर होगा वो डी होगा, सी का फादर इन लॉ है डी, तो सी के हस्बैंड का फादर होगा, ठीक है। ओके, अब उसके बाद कहता जो एफ है, जो यहाँ पे लिखा हुआ देखो, एफ जो है वो बी का सन है, एफ क्या है। अब मेरे को ई चाहिए, ई कहां से आएगा, ये देखो आप, डी फादर इन लॉ है, डी फादर है ई का, डी ई का फादर है, ये देखो आप, डी ई का फादर है। जो मुझे क्वेश्चन के अंदर चाहिए होता है ना उसके ऊपर गौर करो, वो वाली लाइनें उठा लो, ठीक है। तो अब यहां से पता लग रहा है बी से ई का क्या रिलेशन है, ब्रदर का रिलेशन होगा, नन ऑफ दी। समझ में आया, इन शॉर्ट ये बना सकते थे आप, ठीक है भाई। चलो ओके भैया, आज के लिए काफी है इतना, और वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना आगे जितना मैक्सिमम हो सकता है। पजल्स हैं पीसीएस सीरीज के, और कल की क्लास हम लेके आएंगे अपनी सिलेबस वाली क्लास। ऑल्टरनेट डे पे हमारी क्लास होती है पीसीएस की, एक दिन पीसीएस की, एक दिन हमारी सिलेबस वाली। तो कल को बहुत बढ़िया वाला कंटेंट मिलेगा और लाइव क्लास में मिलेंगे ठीक रात के 9 बजे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, गुड नाइट।